तो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैंने नहीं बताने वाला हूँ, ये दो दोस्त बताया कि आपके जिन्होंने 2020 में टॉप किया था, जिनके 100% आए थे, तो ये हमारे एमएसटी सीटी के टॉपर्स थे। तो ये आपको बताने वाले कि एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और ये आपको बताएगा कि लास्ट के एक वीक में कैसे प्रिपरेशन करना है। और एक अगर आपको प्रॉपर 2022 का आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो प्रॉपर इस चीज़ की बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ यार विशाल भैया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एक वीक बचा हुआ हमारा, मुश्किल से 8 से 10 दिन है हमारे एग्जाम के लिए। तो आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो विशाल भैया ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस निकाला है अनअकैडमी पे। तो मैंने नीचे एक ग्रुप के लिंक दे दिए, व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। रोज 8 बजे और 10 बजे रात को क्लासेस चलेंगे, जिसमें आपको एमएसटी के प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन और उसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही मैथ्स के क्वेश्चन भी अरेंज करवा दिए जाएंगे। तो जल्दी आके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो एमएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार तुम दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको। सो हाय, आई एम ऋषभ बाली। मेरे को सीईटी में 100 परसेंटाइल आया था और मेरा स्टेट रैंक 2 था, और करंटली अब मैं बीजेटीआई में पढ़ रहा हूँ। ठीक है। हाय, मैं कृतन जैन। माय नेम इज कृतन जैन एंड मेरा स्टेट रैंक 9 था। मुझे 100% आया था सी केमिस्ट्री सीईटी में, एंड मैं बीजेटीआई में सिविल में हूँ अभी। सिविल। अच्छा, तो एक बार ये एक चीज़ बताओ कि तुम लोग की जो 100% आया है, तो 100% में तुम्हारा एक सब्जेक्ट होगा ना जिसमें 100% आया है, किसी एक सब्जेक्ट में तुम्हारा 99.9 समथिंग गया होगा। तो हाईएस्ट इसमें से तुम्हारे तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आए थे, और सबसे कम किस में आए थे? मतलब कम भी आए थे तो कितने आए थे? मुझे फिजिक्स और मैथ्स में 100 था, और केम में मुझे 99.97 या कुछ था। और मुझे सिर्फ मैथ्स में 100 था, और पीसी में 99.8 में अराउंड था दोनों में। ठीक है। तो अच्छा एक बात ये बताओ कि 100% आए तो इसको मार्क्स आने के बाद कैसा फील हो रहा था कि 100% आए? तो फीलिंग कैसे आई थी? मतलब मैं तुम्हारी जगह होता ना तो भाई मैं अपनी गली में पोस्टर छपवा देता अपने कि 100% आए, पूरे महाराष्ट्र में टॉपर हूँ मैं, कोचिंग स्कूल हर जगह पे प्रमोशन करके आता कि यार मेरा 100% आया। तो तुम लोगों का क्या रिएक्शन था, या फैमिली का क्या रिएक्शन था 100% आने के बाद? उस एक्सपेक्टेड नहीं था, पेपर्स अच्छे गए थे पर इतना मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था 100 का। तो जब आया तब ऑफकोर्स बहुत खुशी हुई। व्हाट्सएप में बहुत स्पैम हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो पूरा रात वही चल रहा था, रात को आए थे रिजल्ट्स क्योंकि। हाँ, हमारे काफ़ी लेट नाइट आए थे, अराउंड 10:30। तो पहले तो बहुत शॉकिंग था क्योंकि एक्सपेक्ट तो मैंने नहीं किया था कि 100 आएगा, बट जब आया तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और जैसे इसने बोला हमारे ग्रुप्स में स्पैम होने लगे। अच्छा, तुम दोनों तो दोस्त थे, तो कोचिंग के दोस्त हैं ना तुम लोग? तो कॉमन फ्रेंड्स भी हो गए जो मतलब कह रहे होगे कि यार मत सबको पता चला होगा कि तुम दोनों गए तो वो अच्छा ये खुशी कैसी है कि चलो मेरा तो एडमिशन हो रहा है, मेरे साथ मेरे दोस्त का भी उसी कॉलेज में अब एडमिशन हो सकता है। तो ये वाली खुशी कैसे थी? ये खुशी मतलब कम लोगों को मिलती है, ये वाली चांस। वही हम लकी थे कि हम लोग का एक कॉलेज में हुआ एडमिशन। हाँ, वही ग्रुप जो था अभी वही है। वही ग्रुप था, वही है अभी कॉलेज में भी। क्योंकि हम लोगों ने जो मतलब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हर एक का यार अलग अलग कॉलेज में हुआ है। कुछ मतलब हम जैक दिल्ली में चले गए, कुछ वो प्राइवेट कॉलेज में चले गए, कुछ आईपीयू के कॉलेज में चले गए। तो ये ऐसा मौका ना बहुत कम लोगों को मिलता है। अच्छा एक चीज़ और पूछना है मुझे कि जैसा तुमने एग्ज़ाम देने गए थे, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के टाइम पे तुम्हें क्या लगा था कि कितनी परसेंटाइल तुम्हारी बन सकती है, या एग्ज़ाम देने के बाद क्या लगा था कि कितनी बन जाएगी? मतलब एग्ज़ाम देने से पहले कि मेरी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा चल रही है, इतना टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, और एग्ज़ाम देने के बाद क्या लगा था कि कितनी आ सकती है? मुझे एसपीआईटी और वीजेटीआई दोनों चलता था, मतलब यही दोनों टारगेट से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 99.95 96 के आसपास आ जाए एग्जाम के पहले, और एग्जाम के बाद भी एक्चुअली उतना ही था। मैंने कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिजल्ट देखने के बाद शॉक लगा, मतलब अच्छा गया था पेपर पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने एज सच परसेंटाइल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऑन एन एवरेज मैं स्कोर पहले तो एम कर रहा था 190 अराउंड, तो उधर तक आ जाता तो अच्छा। एंड रिजल्ट के बाद भी लग रहा था, जैसे पेपर जब करेक्शन आता है, करेक्टेड शीट्स आती है, उसमें भी लग रहा था अराउंड 180 185 तक आएगा। एंड परसेंटाइल के हिसाब से 99.9 में समथिंग आना चाहिए था, बट 100 तो नहीं एक्सपेक्ट किया। तो ये कॉलेज मतलब वीजीटीआई मुंबई तुमने लिया। अच्छा एसपीआईटी मुंबई की बात कर रहे थे तुम, एसपीआईटी मुंबई को टारगेट कर रहे थे तुम। वो कॉलेज वो भी भी काफ़ी था। बढ़िया है। तो एक क्वेश्चन ये बताओ कि सीओपी क्यों नहीं, वीजीटीआई क्यों?
एक्चुअली मुंबई से बहुत प्यार है मुझे, मतलब मुंबई छोड़ के नहीं जाना था। पुणे, मुंबई में रहा हूँ तो मुंबई की आदत है इसलिए। यही सेम। और तुम्हारा? हाँ सेम, मेरा भी मुंबई में ही हूँ मैं। स्टार्टिंग से मुंबई में रहा हूँ तो इधर ही रहना था मुझे। ये मैंने देखा एंड भाई कि तो जो इतना दिल्ली का बंदा डिफरेंस नहीं होता है, था। मुंबई का होता है, बेंगलोर का होता है ना, वो अपने स्टेट को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता, अपनी सिटी को। मेरा भी यही था, मैं दिल्ली में था तो दिल्ली छोड़ के नहीं जाना कहीं पे भी हो, तो हाँ बस दिल्ली के अलावा मुंबई जा सकते हैं वरना बेंगलोर जा सकते हैं, ये दो तीन जगह ही है जो। इसलिए, और सीओपी पुणे और वीजीडीआई दोनों बराबर के कॉलेज है। अगर तुम इधर नहीं रहते तो मे बी तुम ये होता कि पुणे चूज कर सकते थे, है ना? हाँ। अच्छा, तो तुमने एक तो सिविल ब्रांच ली, तो ऐसा क्यों? मतलब सीएससी, मतलब बंदे आते हैं ना कि 100% डाला है तो सीएससी के पीछे भागते हैं। अच्छे मतलब अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना, लोगों की मेंटेलिटी है 90% की भाई सीएस लेना और कुछ नहीं लेना। तो तुमने सिविल क्यों लिया, सीएस क्यों नहीं लिया? एक्चुअली ये सवाल है ना, इतना सब पूछ चुके हैं ना मुझे कि काइंड ऑफ अभी इसका आंसर मैंने बाय हार्ट ही करके रखा। एक्चुअली क्या था कि मुझे सीएस में ना जो कोडिंग एंड इतना कोडिंग रहता है सीएस आईटी ये सब फील्ड्स में, और मैंने देखा हुआ था कि आई एम नॉट एट दैट गुड, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है कोडिंग में इतना। और बचपन से ही वो एनवायरनमेंट ही रहा है कि मेरा सिविल के अराउंड, मेरे बहुत सारे द पीपल आई नो आर इन सिविल इंजीनियरिंग। तो उस चीज़ आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, तो मेरे को लगा कि हाँ आई शुड गो इन दैट, और मैं उसमें अच्छा करूँगा। मुझे इंटरेस्ट भी था वो फील्ड में, आई थॉट कि वही लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या करते हैं ना लोग, अपने पैशन को, मतलब जिसमें इंटरेस्ट होता है उसको कम फॉलो करते हैं और लोगों को भीड़ की जगह आते हैं, और ऊपर से तुम्हारे सारे तो सीएस में जा रहे हैं सेम कॉलेज में, तो यार सीएस लेने का मतलब ज़्यादा होता है कि सीएस ही ले लेता हूँ, मगर तुमने अपने इंटरेस्ट को चूज़ किया। सिविल। तो अभी कॉलेज कैसा लग रहा है? मतलब कॉलेज लॉकडाउन, कुछ एक बार भी कॉलेज गए तुम लोग, जाने का हाँ, मौका मिला है? एडमिशन के टाइम गए थे। एडमिशन के लिए गए थे। अच्छा, उसके एडमिशन बाद के अभी तक टाइम एक गए बार भी नहीं गए? थे। नहीं। तो अभी तक मतलब तुम्हें कॉलेज का एक्सपोजर नहीं मिला है। कोई हाँ, नहीं। मिस जो कर देखा है चुके। बस ऑनलाइन में देखा है। कोई नहीं, अभी एक दो साल के बाद कॉलेज जब खुलेगी तुम्हारे, मतलब अभी कुछ महीनों के बाद, तो एक बार कॉलेज तुम चले जाओ 6 महीने एक साल, तो उसके बाद स्टूडेंट रिव्यू भी कर सकते हैं कि कॉलेज के बारे में तुम बता रहे हो, अभी बच्चों को प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हो, फिर कॉलेज के बारे में बता रहे हो कि वीजीडीआई क्यों आना चाहिए आपको। ठीक है, मोटिवेट कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने एमएसटी सीटी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम क्यों दिया? मतलब माइंड में क्या था कि एमएसटी सीटी का एग्ज़ाम देना है? और सबसे पहले तो जेई मेन में प्रेशर बहुत रहता है, उतना प्रेशर में झेल नहीं सकता। सीईटी इज लाइक कंपैरेटिवली चिल, मतलब पढ़ना रहता है ऑफ कोर्स, पर हम्म। उतना नहीं। और मेरे को एक्चुअली मुंबई के बाहर भी नहीं जाना था। मेनली क्या मिलता है मुंबई में, आईआईटी बॉम्बे मिल मिल के, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम्म। तो इसलिए मैंने सीईटी दिया था, और मेंस ऐसे ही दिया था एक बार देने के लिए। हाँ मेरा भी वही रीज़न था, क्योंकि पहले से डिसाइड करके रखा था कि मुंबई में ही लेना है एडमिशन। तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि एमएचटी सीईटी के थ्रू ट्राई करें, जो ऑल महाराष्ट्र एग्ज़ाम है, तो उससे ज़्यादा अच्छा चांस है कुछ मिलने का। और तुम लोगों ने, अच्छा, ये जेई मेन का एग्ज़ाम दिया था, तो जेई मेन की तुम अपनी रैंक वगैरह, परसेंटाइल वगैरह कुछ बता सकते हो कितनी आई थी? मेरी 92.23 थी शायद परसेंटाइल। रैंक अभी याद नहीं है, पर हाँ ठीक है, परसेंटाइल कोई था। इशू नहीं है। मुझे एग्जैक्ट परसेंटाइल नहीं याद, पर 94 पॉइंट में समथिंग जेई मेंस का और जेई परसेंटाइल। मेंस और एमएसटी सीटी में क्या डिफरेंस लगा प्रिपरेशन के टाइम पे और पूरा एग्जाम देने के टाइम में? प्रोसेस मतलब क्या डिफरेंस है इसके अंदर, एग्जाम लेवल एंड ऑल जो भी है वो डिफरेंस बता दो बच्चों को। हाँ, प्रिपेयर तो मैंने नहीं किया था मेंस के लिए, पर जब मैंने पेपर देखा तो मेनली फर्स्ट चीज तो नेगेटिव मार्किंग। तो सीईटी में अगर कुछ नहीं आया तो तुक्का मार सकते, हाँ, जेई तुक्का मेन मार में वो सकते नहीं हैं। कर सकते। और दूसरा था उनका केमिस्ट्री का पेपर। मेनली सीईटी में केमिस्ट्री का पेपर मेनली थियरी आता है, मतलब 45 क्वेश्चंस थियरी, 5 क्वेश्चन सम्स। जेई का ऑलमोस्ट पूरा उल्टा है, लाइक 75% सम्स आते हैं, बाकी का थियरी आता है, तो वो मैंने डिफरेंस नोटिस किया। और मैथ्स और फिजिक्स का लेवल थोड़ा ज्यादा था। हाँ, वो मैंने उतना डिफरेंस देखा। मेन मैंने जो डिफरेंस देखा है एमएचटी सीईटी और जेई मेंस में, एक तो डिफिकल्टी का डिफरेंस है, दूसरा टाइम का है। जो एमएचटी सीईटी में जितना टाइम क्रंच होता है, आप जो एमएचटी सीईटी का पेपर दे रहे हो, बेसिकली योर फर्स्ट एम इज टू कंप्लीट द पेपर इन द स्टिपुलेटेड टाइम। whereas जेई में आपके पास बहुत कुछ टाइम रहता है कंपैरेटिवली, कि आप अच्छे से आंसर कर सको, बट इन सीईटी यू हैव टू बी क्विक विद योर आंसर्स।
क्योंकि जो पीसी का पेपर है दैट इज 100 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइंड इन 90 मिनट्स। तो अगर आप इफ यू आर नॉट क्विक, इजी होता है पेपर बट बहुत लोगों का छूट जाता है पेपर। तो प्रिपरेशन के टाइम एमएसटी सीईटी की यू हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू टाइम एज कम्पेयर टू जेई। तो एमएसटीसीटी में मतलब मेन टाइमिंग का होता है कि टाइमिंग हाँ पे फोकस करना होता है, और सेकंड मेरे हिसाब से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं एमएसटीसीटी में एज कम्पेयर टू जेई। हाँ तो तुम्हारे कॉलेज में से कोई बंदा था जिसके जेई में मतलब कम परसेंटाइल आए, 80 परसेंटाइल, 75, ऐसा कुछ परसेंटाइल आए? मतलब आपस में डिस्कस तो करते हैं हम लोग, तो 875 80 परसेंटाइल आ रखे और फिर भी वीजीडी मुंबई के अंदर है, ऐसे बंदे भी होंगे कोई ना कोई। हो गए, मतलब मैंने जेई के मार्क्स डिस्कस नहीं, फिर सीईटी के थ्रू आए होंगे, ऐसा हो सकता है। सीईटी के तो यार वीजीडीआई में जो भी बंदा है 99 प्लस बंदा आया, तो उससे हाँ डिस्कशन करने वो का तो फायदा ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो हर एक बंदे का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रैंक होती है वीजीडीआई के अंदर। फिर भी मतलब तो तुम्हारे भी जगह मैं एग्जांपल लूँ तो 92 परसेंटाइल आए, 92 परसेंटाइल एक अच्छी होती है जेई मेंस के अंदर। मगर तुम 100 परसेंटाइल देख रहे हो एमएसटी सिटी में, तो लगता नहीं है कि यार, ऐसा लगता है कि जिसके 100 परसेंटाइल है वो जेई मेंस में भी उस बंदे के 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल, मतलब इतना डिफरेंस लगता है। तो जैसा कि क्या है ना कि दोनों एग्जाम के लेवल का डिफरेंस है, तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि एमएसटी सीटी और जेई मेन का इतना कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जेई मेन का अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ तो तुम्हारा एमएसटी सीटी का रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई लेना इनका लिंक नहीं है। मतलब जेई की एक्चुअली हाँ, दोनों का अप्रोच ही अलग है। जैसे कृतिन ने बोला सीईटी मेनली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, जेई थोड़ा थिंकिंग के ऊपर है, ज्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यहाँ पे सीईटी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट पे चलता है, तो जितना ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस कर पाओ उतना सीईटी में अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना कॉन्सेप्ट मुंह पे उतना अच्छा। और अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने एमएसटी सीटी के अलावा और कौन कौन से एग्जाम दिए थे? मेंस तो दिया था, और मैंने एनपैट दिया था, एनपेट कौन सा एग्जाम है? एनएमआईएमएस का। एनएमआईएमएस वाला मैंने अच्छा, भी मेंस दिया था, एनपैट दिया था और मणिपाल का एग्जाम दिया था। मतलब आपस में डिस्कस करके हाँ भाई तू कौन सा दे रहा है मैं भी वही दे देता हूँ। एग्जैक्टली वही हुआ था। तब अनसर्टेनिटी थी ना, क्योंकि सीईटी नहीं हो रहा था, मतलब डेट्स नहीं आ रहे थे इसलिए। हमारा जो 6 मंथ एक्सटेंड हुआ था उसमें ही हम काफ़ी अनसर्टन थे कि अभी सीईटी होगा नहीं होगा, तो श्योरिटी के लिए ये सब एग्जाम्स दे दिए थे। तो यार मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ने में हो, मेन कम से कम उसको 3 एग्जाम तो देने चाहिए बैकअप के लिए, चाहे उसको कितनी भी श्योरिटी है कि इतने परसेंटाइल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो बैकअप के लिए 3 एग्जाम होने चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए सबसे मतलब जेई मेंस के अलावा सबसे बेस्ट एग्जाम एमएसटी सीटी है। एमएसटी जी हाँ ठीक है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है कि वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट बंगाल जेई हो गया, वरना बिटसेट का एग्जाम होता है हमारा कि बिटसेट देते थे बच्चे, वरना कॉमेट के होते हैं। तो हर कोई भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है ना, मैं ये बोलूंगा कम से कम यार 3 एग्जाम जरूर दो, मिनिमम 3 एग्जाम दो। भले तुम्हें लग रहा है तुम AIR रैंक 1 लेके आ जाओगे ऑल ओवर इंडिया जेई मेंस में, फिर भी तुम्हें 3 एग्जाम मिनिमम देना चाहिए बैकअप के लिए। ठीक है, और यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि तुमने एमएसटी सिटी के लिए कितना टाइम दिया था, प्रॉपर जो टाइम कहते हैं ना कि देखो एक तो होता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11 12 भी कर रहे होते हैं, तो हम लास्ट के 1 महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में मेहनत करते हैं। तो वैसे एमएसटी सिटी में तुम लोगों ने प्रॉपर टाइम कब से देना स्टार्ट किया था? बेसिकली एमएचटी पहले ही सोच लो कि जब अपन हम 10th पास करते हैं तो हाँ जो वो गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जेई पे फोकस करना है या सीईटी पे। कि अगर थोड़ा दोनों पे तरफ फोकस करने जाओगे तो देयर इज अ चांस कि दोनों प्रेपरेशन में यू माइट मिस आउट। तो अगर वो गोल क्लियर हो कि या तो एमएचटी सीईटी पे ज़्यादा फोकस करके जेई ऐसे ही देना है या फिर जेई ऐसे जेई पे फोकस करके जस्ट एमएचटी सीईटी एज अ श्योरिटी देना है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स और एमएचटी सीईटी का जैसे केमिस्ट्री में एमएचटी सीईटी के लिए हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही करते हैं, तो वो प्रिपरेशन में ही बोर्ड्स का प्रिपरेशन हो जाता है, तो बोर्ड्स के लिए इतना टाइम देना नहीं पड़ता फिर पढ़ने के लिए। तुम? लाइक हाँ, हमने 2 ही महीने दिए थे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि हमको सीईटी के कॉन्सेप्ट्स पता थे, तो बोर्ड्स का इजी हो गया हमारा पढ़ने के लिए। ठीक है। अच्छा, एमएसटीसीटी के लिए तुम लोग बेस्ट रिसोर्स क्या रिकमेंड करना चाहोगे? मतलब बुक हो गया, कोई वेबसाइट हो गया, कुछ भी, मतलब बेस्ट क्या रहेगा, बच्चों की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए एमएसटीसीटी के लिए? और लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बोले। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज।
हाँ, फॉर मैथ्स पहले टेक्स्ट बुक कर लो अच्छी तरीके से, और फिर कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो, लाइक मार्वल या कोई भी उठा लो, रेफरेंस बुक मैटर नहीं करती, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और वो कंप्लीटली सॉल्व करो। फिजिक्स में भी सेम है, टेक्स्ट बुक पढ़ो, एप्लीकेशंस देखो, फिर मार्वल जैसी कोई भी रेफरेंस बुक उठा के सॉल्व करो। केमिस्ट्री का थोड़ा अलग है, उसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक पूरी अच्छी तरह से कर लो, सम्स कर लो टेक्स्ट बुक के, रट लो अच्छे से, मतलब बेसिकली कोना कोना पता होना चाहिए टेक्स्ट बुक का, कहीं से भी आते हैं क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, वो कर लो, हो जाएगा प्रिपरेशन। केमिस्ट्री में मेन वही रहता है कि जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसका कोई भी पेज का कोई भी लाइन उठा के एक एमसीक्यू बना सकते हैं सीईटी वाले। तो वो कॉर्नर टू कॉर्नर आपको पता होना चाहिए। एंड फिजिक्स का कंसेप्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, बट अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक, सपोज मैंने पर्सनली मार्वल ली थी फिजिक्स के लिए, तो वो आई थॉट दैट वाज वेरी हेल्पफुल जब सीईटी की प्रिपरेशन करना था। एंड मैथ्स के सम्स जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है वो काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे है कि आपको ट्रेन कर लेंगे एमएसटी सीईटी पे। फिजिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब कितने काम आते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर कोई बोलता है कि प्रैक्टिस करो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से कितना फायदा होता है एमएसटीसीटी में? एक्चुअली बहुत होता है, लाइक एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये नोटिस किया है, 5 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के तो आ ही जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे 2-3, तो उससे मैंने नोटिस किया मेरे पेपर में आए 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट। एमएसटी सीईटी में क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट करते हैं हाँ। प्रीवियस ईयर के। तो लास्ट 10 ईयर्स के भी, सपोज जैसे सीईटी का हिस्ट्री है, अगर हम अभी लास्ट 5 ईयर्स के भी करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि लास्ट के हमारे कुछ दिन भी बचे हुए बच्चों को, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो तो इतना तो ये है कि क्वेश्चन का एक तो तुम्हें पता जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, पहली चीज। सेकंड, तुम्हें क्वेश्चन रिपीट भी मिल सकते हैं, तो बेनिफिट भी मिल सकता है कि तुमने सेम क्वेश्चन किया तो उस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हारे चांस ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी करने के। ठीक है, और जो हमारा एमएसटी सिटी के अंदर होता है 11th एंड 12th के उस हिसाब से कितना पोर्शन आता है? 11th का कौन सा वेटेज, मतलब कितना वेटेज 11th का है, 12th का वेटेज कितना है? 11th का 20% वेटेज है और 12th का 80% वेटेज है। 11th के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही आते हैं और 12th पूरा है। अच्छा, तो अच्छा, मतलब मीन्स अगर बच्चे ने 12th क्लास ढंग से कर लिया तो काफी, उसको एक मतलब टॉप 10 कॉलेज को अगर एम कर रहा है, तो मैं वो बात नहीं कर रहा कि मैं टॉप फर्स्ट मतलब वीजीटीआई सीओपी में जाना, मगर टॉप 10 के लिए जा रहे हो तुम, फोकस कर रहे हो, 150 के अराउंड जा रहे हो मार्क्स, तो 12th तुमने ढंग से कर लिया तो भी तुम कर लोगे, क्योंकि 11th का ऐसे तो होगा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा बच्चे को। हाँ, तो मेन 12th को हाँ। ही फोकस करके करे बच्चा, तो उसका हो जाएगा मिस्टर आराम से क्लियर। हाँ, हो जाएगा, अगर 12th अच्छे से किया है तो हो जाएगा। मेन उनका फोकस 150 अब तो आ 12th के ही जाएगा। क्वेश्चंस पे रहता है। 150 हाँ। अब आ जाना चाहिए। और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे क्वेश्चन आते हैं हमारे एमएससीसीटी में? फिजिक्स में मेन इम्पोर्टेंट थे, जो की चैप्टर्स रहते थे वो थे रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, उसमें से ऐसे एस्टिमेट करते थे कि 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन वेव मोशंस और ये सब जो चैप्टर्स थे फिजिक्स के, ये थोड़े इम्पोर्टेंट में गिने जाते थे जब हमें ऐसा पढ़ाया गया था। एंड मैथ्स में जो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, ये जो चैप्टर्स है वो काफ़ी वेटेज कैरी करते हैं, उनके क्वेश्चंस रहते हैं और उनका कंसेप्चुअली भी आगे बहुत रहता है। एंड केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमें, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज था, वो था पी ब्लॉक। वो ई था भी ब्लॉक। सबसे बड़ा और उसका वेटेज भी सबसे बड़ा। वो चैप्टर पता होना चाहिए पूरा, बहुत कुछ है हम्म। पढ़ने को, तो मतलब रेगुलरली पढ़ो तो अच्छा होगा, क्योंकि एंड में नहीं घुसता वो दिमाग में। वो 40 और पेज वो का उसमें चैप्टर है। थोड़ा मगिंग अप भी रहता है की ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वो अगर एंड मोमेंट पे करने जाए तो पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जो एम कर रहा है कि मुझे 95 परसेंटाइल चाहिए एमएसटीसीटी में, 95 के आसपास चाहिए परसेंटाइल, है 94 चाहिए, तो उसको लास्ट के 3-4 महीने की बात की जाए तो वैसे मतलब 3-4 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम मानते हैं कि भाई 12th क्लास कोई बच्चा वीडियो देख रहा है या आने वाले 2 महीने बाद देखता है वीडियो, तो उसको लास्ट के 4-5 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि उसकी 95 परसेंटाइल तो आ ही जाए मार्क्स एमएसटीसीटी में? उसको मेन वेटेज वाले चैप्टर्स पकड़ने चाहिए, लाइक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले करना चाहिए, उस वो रिलेटेड चैप्टर, उसका मैक्स वेटेज है मैथ्स में। और
अगर इसमें देखें केमिस्ट्री में तो मेन पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ये सब जो बड़े चैप्टर्स है, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब पहले करना चाहिए। और फिजिक्स में जो कृतिन ने बोला मेन चैप्टर्स, वो मैकेनिक्स के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सब पहले करना चाहिए। ये सब हो गया तो 90 अब तो आ ही जाएगा आराम से, 93 94। बेसिकली केमिस्ट्री उसको सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे फिर कंसंट्रेट करना चाहिए लास्ट 3-4 मंथ्स में, हाँ, और और कुछ स्टार्टिंग रेफरेंस से भी, बुक्स वो सब नहीं करना चाहिए। हाँ स्टार्टिंग से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो टेक्स्ट हाँ। बुक ही पढ़ो, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं केमिस्ट्री में। ठीक है। और अभी लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो उन बच्चों की हो गई जो लास्ट के मतलब 5-6 महीने का टाइम है, मगर अभी 10 दिन बचे हुए हैं, और कोई मतलब लास्ट के 10 दिन में कैसे प्रैक्टिस रहनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मॉक टेस्ट पे, प्रीवियस ईयर पे, फॉर्मूला करने में, या वो फॉर्मूला रटने में, मतलब तरीके से कि फॉर्मूला में याद होने चाहिए सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझने में, तो किस चीज़ पे फोकस रहना चाहिए लास्ट के हमारे 10 से 12 दिन के अंदर? एक्चुअली जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं 5-6 मंथ्स प्रायर से, जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, तो जैसे हम सॉल्व करते हैं ना कोई रेफरेंस बुक, तो उसमें न्यूमेरिकल्स जो आपको अच्छे लगे, जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वो मार्क कर लो, उसको स्टार या कुछ ऐसा नोटेशन दे दो। लास्ट के जो 10 डेज है ना, उसमें सिर्फ वही रीड करो एक बार, तो आपका पोर्शन भी कम हो गया, आपने मेन वो टॉपिक्स भी देख लिए, और एक टाइप का रिवीजन भी हो गया वो ब्रीफ में चैप्टर का। तो इन दैट अभी लास्ट के 3 दिन में 3 3 डेज में तीनों सब्जेक्ट डिवाइड किया, तो वो सब देख के 3 डेज में यू कैन इजीली फिनिश ऑफ वन सब्जेक्ट। तो वैसे करके पूरा आप सिलेबस रिवाइज कर सकते हो 10 डेज। हाँ, जैसे कृतिन ने बोला, मैं और ऐड करना चाहूँगा कि फॉर्मूलाज भी देख लो ऊपर ऊपर से, अभी ज़्यादा डीप मत जाओ, लास्ट के 10 दिन है। इंपॉर्टेंट सम्स देख लो और मेन क्वेश्चन पेपर्स करो, स्पीड बढ़ाने में वो काम आएगा, क्योंकि आदत होनी चाहिए पेपर लिखने की कंटिन्यूस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर कभी लिखा नहीं है, हाँ, डायरेक्टली जाके सेंटर में जाके लिखना चालू किया, तो आता भी होगा तो छूट सकता है, क्योंकि मेन चीज टाइम मैनेजमेंट है इधर। वो 3 आवर्स में आप अंडर स्ट्रेस 3 घंटे बैठने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि फिर वो हाँ टाइम पे वही हेल्प करेगा। मीन्स मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली हमने प्रॉपर 3 घंटे बैठ के, तो उससे काफ़ी है। ठीक है। हाँ। तो मॉक टेस्ट तुम लोगों ने कितने मतलब तैयारी की थी? मॉक टेस्ट कितने करने चाहिए मिनिमम, किसी भी स्टूडेंट को कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए एमएससी सिटी के लिए? लाइक 20 या 25 है इनफ, लास्ट के 1 महीने, मतलब लास्ट के 1 2 महीने में हम्म। उतने कर लिए काफी है। और ऐसे मतलब पेपर्स टाइम के साथ सॉल्व करने की, कोई भी अगर सब्जेक्टिव भी एक सब्जेक्ट का आपने 50 क्वेश्चंस करना है, तो वो भी टाइम से करो। एंड मॉक टेस्ट लास्ट के 1 मंथ में 5 क्वेश्चन पेपर्स कर लो, एंड 10-15 मॉक टेस्ट। देखो, जो मतलब मैं एग्जाम को मतलब बच्चों को हर वीडियो में बोलता हूँ, जो मैंने अपने टाइम पे मतलब 6 साल पहले जेईई मेन का दिया था, तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी। मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि एग्जाम से पहले मतलब 5-6 मॉक टेस्ट तो मिनिमम करना ही करना है, लास्ट के वीक में या लास्ट 10 दिन में 5-6 मॉक टेस्ट करो, एक स्ट्रेटजी बना लो। यार हर मॉक टेस्ट में ऐसे ही दूंगा, जैसे मेरी क्या स्ट्रेटजी कि मैं केमिस्ट्री से 40 मिनट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर मैं फिजिक्स कितना दूंगा, 50 मिनट्स दूंगा फिजिक्स को। ठीक है, फिर बचा हुआ टाइम हमारा कितना बच गया, 1.5 घंटे का, मगर मैं मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट देता था, और मैं 15-20 मिनट मतलब कुछ देता ही नहीं था। तो तरीके से जो मेरे 15-20 मिनट है ना, मैं 2.75 घंटे के हिसाब से प्रिपेयर करता था कि एग्जाम हमें 3 घंटे मिलेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। 15 मिनट में मतलब लैब मतलब उसको लेके चल जाता है बफर, कि अगर तुम्हारा 20 से 3 घंटे की प्रैक्टिस हो गई ना, तो एग्जाम में भी 3 घंटे के हिसाब से लेगा, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलता था कि एग्जाम में प्रेशर कम फील हो, कि यहाँ पे प्रेशर आता है तो वो कम फील हो। वरना 15 मिनट में तुम ये कर सकते हो कि तुमने जो स्ट्रेटजी बनाई, फिजिक्स को तुमने मतलब केमिस्ट्री को दे दिया, फिजिक्स को दिया दिया, मैथ्स को दे दिया, उसके बाद जो 15-20 मिनट है ना, तो उसमें तुम रिवीजन करो जाके क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि एक क्वेश्चन में कर सकता हूँ, ये शायद आता होगा मुझे, तो वो क्वेश्चन जाके तुम देख सकते हो। तो वो चीज़ें स्ट्रेटजी मैं बच्चों को हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि ये स्ट्रेटजी बना के जाओ। तो तुम लोगों की क्या स्ट्रेटजी थी कि तुम कैसे एग्जाम में मतलब मॉक टेस्ट कैसे एग्जाम तुमने अपना दिया? हाँ, सीईटी का मेन चीज ये है कि मैथ्स अलग मिलता है और पीसी अलग मिलता है, दोनों को 90 90 मिलता है। तो मैथ्स का तो 90 मिनट्स में कर सकते हो तुम, वो हम्म। ठीक है। पीसी का मेन है, एक कैप रखा था हमने कि फिजिक्स को मैक्सिमम 60 मिनट्स, केम को मैक्सिमम 30 मिनट्स, ये एक्सीड नहीं होना चाहिए, और चालू फिजिक्स से करने का। अगर हुआ जल्दी तो अच्छा है, उसके बाद केम चालू कर दो, या अगर नहीं भी हुआ तो 60 के बाद छोड़ दो, केम चालू करो, उतना कैप है, 60 के आगे नहीं जाना है। ठीक है। मेरा पर्सनली था कि मेरा मैथ्स 120 में 90 मिनट्स में हो जाता था।
तो मुझे मेन इशू आता था फिजिक्स केमिस्ट्री में पेपर कंप्लीट करने में। तो वाइल सॉल्विंग मॉक टेस्ट मैंने ऐसा रखा था कि आई विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी हो सकता है, उसमें हम्म। 5-6 अराउंड न्यूमेरिकल्स आते हैं और बाकी सब थियरी, तो थियरी यू कैन गेट इट डन विद। तो जितना हो सके केमिस्ट्री 25 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना कैसे भी करके ट्राई करो। उस अगर तब तक नहीं हुआ केमिस्ट्री तो छोड़ दो उसको, देन फिजिक्स पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि फिजिक्स 1 घंटा मिनिमम लगेगा उसको, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री काइंड ऑफ ऑपोजिट है। इधर 5 न्यूमेरिकल 45 थियोरी, उधर 45 न्यूमेरिकल्स है 5 थियोरी है। तो फिजिक्स टेक्स टाइम, तो मैं फिजिक्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए केमिस्ट्री जल्दी जल्दी खत्म कर लेता था। तो मेरा वो था, उससे आई थिंक मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ पेपर कंप्लीट करने में वो सेंस में, और एंड में भी थोड़ा तुम्हारी टाइम बातों से लग बचता। रहा है तुम्हारी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब कॉन्फिडेंस की मेरा भी ये था ना मैथ्स का, मतलब जिस हिसाब से बोल रहे हो ना कि बोलने से ही बदल जाता है कि कौन सा जो है वो अपना मतलब फेवरेट है, या कौन सा क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं किस सब्जेक्ट में। तो मैथ्स पता चल गया बातों से कि मैथ्स तुम्हारी अच्छी होगी, और मैथ्स में वैसे भी 100% आए थे हमारे। ठीक है, मतलब तुम्हारे, सॉरी हमारे नहीं, तुम्हारे। और मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुम क्या बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, टिप क्या देना चाहते हो एमएसटी सीटी एग्जाम के लिए, कैसे एग्जाम देना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो कैसे तुम वो टिप देना चाहोगे, क्या देना चाहोगे उस टिप में? बस कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट ऐसे करो कि मुंह पे होने चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता सीईटी में। हम्म। और पेपर सॉल्व करो एंड में, वो मेन टिप रहेगी मेरी। मेरा मैं ये बोलूँगा कि मेन तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो, एंड वाइल प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप एक डिसाइड कर लो, मार्किंग्स रखो कि ये करना है मुझे। फिर सपोज 1 मंथ बाकी है, तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो कि ये दिन मैं ये करूँगा। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड तक प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो में आने के लिए। लोगों को मतलब काफ़ी कुछ पता चला एमएससीसीटी के बारे में कि एमएससीसीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और मुझे लगता है बच्चों को मोटिवेशन मिला होगा। जैसे तुमने बताया कि तुम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, फिर भी 100% आ गई, तुम लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से थी। तो वही ये बच्चे प्रिपरेशन करते हैं मगर अंदर से ना उनको डर लगता है कि यार मेरी आएगी कि नहीं आएगी। तो इससे काफ़ी सारे बच्चे रिलेट कर सकते हैं तुमसे कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो टेंशन डर हर एक को लगता है, जो भले ही टॉपर क्यों ना उसको भी डर लगेगा। तो वो कर सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस बच्चों को आएगा इससे। तो थैंक यू इस वीडियो में आने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग थैंक्स अस। थैंक्स फॉर हैविंग अस। तो चलो यार इस वीडियो को एंड करते हैं, और काफ़ी जल्दी ऐसी वीडियो और आएगी। कोशिश करूंगा मैं 1-1.5 साल में जब इनके कॉलेज खुल जाए, तुम वीजीडीआई का स्टूडेंट रिव्यू कर रहे हो, इनसे पूछ रहे हो कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में जाके क्या मिलेगा, तो कॉलेज के बारे में बता रहे होगे। तो जैसे इनको एक्सपोजर मिल जाएगा तो वो वीडियो भी ढंग से आ जाएगी वीजीडीआई के बारे में जल्दी। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना।